अस्सलाम वालेकुम एंड हाय ऑल ऑफ यू। आज जो हम लोग बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, वो बहुत यूनिक है और बहुत डिफरेंट है। वो इस वजह से डिफरेंट है बिकॉज आज हम लोग कोई भी एकेडमिक वाइज या कोई भी हम लोग जो है वो कैरियर वाइज हम लोग कोई बात नहीं करेंगे। आज जो हम लोग बात करेंगे वो एज अ टूरिज्म और पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान का इमेज अगर हम बात करते हैं बिफोर कोविड-19 एंड आफ्टर कोविड-19 काफी चेंज हो गया है। पाकिस्तान पहले डेवलपिंग कंट्री में आता था, अब पाकिस्तान को शायद डेवलपिंग कंट्री में कंसिडर नहीं किया जाता। बहुत सारे नेगेटिव इमेज है पाकिस्तान का, बैड इमेज है दुनिया में, लेकिन कहीं ना कहीं हमें बैड इमेज को तो पूरी दुनिया हाईलाइट कर रही है, बट हमें एज एन इंडिविजुअल और एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हमें जो है पाकिस्तान का गुड इमेज पोर्ट्रे करना है लोगों के सामने। तो आज हमारी जो छोटी सी डिस्कशन है वो इसी बारे में है। और आज मेरे साथ गेस्ट अवेलेबल है मिस जहरा शाहरवानी। शी इज डूइंग ट्रेमेंडस वर्क, मैंने इनकी प्रोफाइल देखी है। शी इज डूइंग ट्रेमेंडस वर्क इन promoting Pakistan tourism, creating positive image of Pakistan throughout the country, among the people। और मुझे भी काफी फैसिनेट किया था जिसकी वजह से मैंने इनको इन्वाइट किया। सो मिस जहरा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर टाइम। और आप जो काम कर रहे हो इट्स रिमार्केबल और मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं काम। और मैं समझता हूँ कि यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर अदर पीपल, स्पेशली यंगर जनरेशन, जो कि बहुत जल्दी पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं या बाहर जाने का सोचते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक मोमेंट जरूर लेंगे सोचने के लिए कि कुछ चीजें पाकिस्तान में भी अच्छी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर डेट। स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन। जरा आपकी बहुत क्लोज आई है पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान के टूरिज्म की तरफ, और जो आप काम कर रहे हो, जो आपका स्टार्टअप है, वो भी शायद इसी से रिलेटेड है। तो थोड़ा सा इस बारे में बताएं, थोड़ा सा अपने स्टार्टअप के बारे में बताएं, आपके क्या काम है, किस तरह से आप जो है वो पाकिस्तान के समझ के सस्टेनेबिलिटी को और टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हो। तो थोड़ा सा इसके बारे में व्यूअर्स को बताएं। श्योर। एक्चुअली जब मैं 3 साल लंदन में पढ़ रही थी तो काफ़ी ट्रैवल करने का मौका मिला था, तो उससे वो काफ़ी आई ओपनिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सेल्फ रिफ्लेक्ट किया था इस बात पे कि हमारे अपने मुल्क में भी बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आप यू नेम इट एंड इट्स हेयर। ठीक है, चाहे वो पहाड़ी इलाका जात हो, चाहे वो आपकी कोस्टल कम्युनिटीज़ हों, चाहे वो सहरा हो या दरिया हो, आपके पास एक वैरायटी है। आप कल्चरल टूरिज्म भी प्रमोट कर सकते हैं, आप एडवेंचर भी कर सकते हैं, गेस्ट्रोनमी के बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें खाने पीने के मुख्तलिफ आपकी कम्युनिटीज़ के और उनके जो डिशेस हैं, और मतलब आपके पास एक रेंज ऑफ ऑप्शंस हैं टू ऑफर। लेकिन दुख होता था ये सोच के कि हमारे पास इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम कुछ कर नहीं रहे। तो बस 2019 में अपना मास्टर्स भी मैंने टूरिज्म एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ में किया है। तो उसमें मुझे एक चीज़ समझ में आई कि किस तरह से आप जो है वो डेवलपमेंट सेक्टर के थ्रू लोगों के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप प्रमोट कर सकते हैं टूरिज्म को टैप करते हुए। पर आपने एट द सेम टाइम ये भी मेक श्योर करना है कि उसमें लोगों की इंक्लूसिविटी भी हो, उसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे भी काम हो रहा हो। मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाएं, जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इन्हांसमेंट करें लोगों की और कम्युनिटीज़ की, एंड एट द सेम टाइम आप उनको एक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी दें, एक सोर्स ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, कल्चरल प्रेजर्वेशन की तरफ भी आप उनको गामजन करें। तो वो जो नेक्सस था ना, वो मैंने जब 1 साल पढ़ा तो मुझे बहुत ज़्यादा आई ओपनिंग लगा। और फिर जब मैं वापस आई तो खैर मुझे उस 1 साल में एक्सपीरियंस समझ में आ गया था कि ख़वातीन की शमूलियत हमारे इस सेक्टर में बहुत कम है। यूथ की शमूलियत स्पेशली तो बहुत ज़्यादा कम है, और हमें इसको बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब यंग लोग आएंगे तो जाके आपके सेक्टर में इनोवेशन और क्रिएटिविटी होगी। और जब तक ख़वातीन को आप सीना ब सीना इसमें इंक्लूजन नहीं देंगे, तब तक आपका ना सेक्टर ग्रो करेगा, ना आपकी जीडीपी इकोनॉमी ग्रो करेगी, ना आपका मुल्क तरक्की करेगा। तो बस ये कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपने काम का आगाज़ किया, और अब माशाल्लाह से 3 साल हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं 3 साल पहले की जर्नी को रिफ्लेक्ट करूँ तो वी हैव कम एंड अल्लाह का शुक्र है और उम्मीद है कि इस तरह से ही काम चलता रहे और इस सेक्टर में और लोग जुड़ जाएँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा कैसे उठाएँ।
सही बात। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। और दूसरी बात ये कि आपकी बात को मैं सेकंड इसलिए करूँगा क्योंकि मैं भी थोड़े दिन पहले जब मैंने आपको इन्वाइट करने से पहले मैं थोड़ा-सा ओवरव्यू ले रहा था चीज़ों का, तो मुझे पता लगा कि कोविड-19 के टाइम पे तो खैर वो तो लॉकडाउन था, काफ़ी चीज़ें बंद थी और काफ़ी फ्लाइट्स वगैरह बंद थी। बट इसके बाद भी 2018 के अंदर जो है 2019 के अंदर और 2020 के अंदर टूरिज़्म लाइक पाकिस्तान का लाइक 3 to 4% था। फॉरेन टूरिज़्म की बात कर रहा हूँ। बट नाउ इट हैज़ ग्रोन टू 20%। और जी। मैं इस चीज़ को विटनेस इसलिए करूँगा क्योंकि लास्ट ईयर मैं इस्लामाबाद में मैंने ट्रैवल किया था। तो सेंचुरीज मॉल में थ्रू आउट सारे सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर था, मैक्सिमम मैंने फॉरेनर्स देखे थे पाकिस्तान में। तो मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लगा था कि पीपल आर कमिंग, नो डाउट डिफरेंट पर्पसेस हैं उनके, बट पीपल आर कमिंग और बस प्रोमोट करने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा एक पॉजिटिव इमेज दिखाने की ज़रूरत है और पीपल विल कम, पीपल वांट टू कम बिकॉज़ यहाँ पर अगर आप हॉलिडेज़ के लिए भी आते हो तो आपको बहुत सस्ता पड़ता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग सस्ता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और आजकल तो लोग यही चीज़ें ढूँढ रहे होते हैं कि ऐसी कंट्री ढूँढते हैं जहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग सस्ता हो ताकि उनको एक्सपेंसेस उनके कम लगे। तो आइडियल जगह है बट अनफॉर्चुनेटली मैं तो यही बोलूँगा अनफॉर्चुनेटली कि पोर्ट्रे उस तरीके से नहीं किया जा रहा और पोर्ट्रे मीडिया भी हमारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें नेगेटिव वाइब्स क्रिएट कर रहा है लोगों के लिए जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा बट दिस इज़ हार्श रियलिटी। कौन सी ऐसी जगह हैं या कौन से ऐसे अट्रैक्टिव स्पॉट्स हैं जो आपने तो क्योंकि काफ़ी इस बारे में आप बहुत ज़्यादा आपकी एसोसिएशन है इससे, तो कौन सी ऐसी जगह हैं जो लोग अगर आते हैं, इवन बाहर से आते हैं या इवन पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने जगह देखी नहीं, बहुत सारी चीज़ें तो अनएक्सप्लोर्ड है जगह है। तो कौन सी ऐसी जो आप 4-5 जगहों का नाम लेते हो जो ये लोगों को देखनी चाहिए और आपको पता है कि ये लोगों ने नहीं देखी होगी मेजॉरिटी, तो प्लीज़। अच्छा, आप अंडर रिप्रेजेंटेड एरियाज की बात कर रहे हैं जी, जी, जहाँ जी, पे जी, इतना जी, लोगों को बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, जाते। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, मेरे ख्याल से जहाँ लोग हाँ। सोचते ही नहीं जाने का, मैं उस जगह हम्म, पे। हम्म। आई थिंक अगर मैं सिंध की बात करूं तो मैं पर्सनली बहुत फैसिनेटेड हूँ अचरो थर से, जो लिटरली कराची से 2-2.5 घंटा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और वहाँ पे आपको जो है ना वो सॉल्ट वाटर लेक्स भी मिलेंगे, आपको फ्रेश वाटर लेक्स भी मिलेंगे। थोड़ा सा और आगे अच्छा, और ये वाइट डेजर्ट है बाय द वे, इसमें आपको कैमल सफारी, जीप सफारी के ऑप्शंस मिलेंगे, आपको इसके बारे में इल्म नहीं है, ओके, राइट। ओके, थोड़ा सा और आगे चले जाएं तो आपके पास करुंजर माउंटेन्स का एक इलाका है जो कि इंतहाई खूबसूरत है। अभी रिसेंटली उस पर काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था बिकॉज माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट उसको ऑक्शन करना चाह रहा था ताकि उसको उनको काटा जाए और वहाँ से माइंस एंड मिनरल्स जो है ना वो एक्सट्रैक्ट किए जाएं। तो उसके खिलाफ काफ़ी सोशल मीडिया पे बहुत शोर मचा और फाइनली उस काम को अभी रोक दिया गया है। उम्मीद है कि आगे भी ऐसा ही हो और वो ना ख़त्म हो, क्योंकि देखिए वो एक लाइवलीहुड है। लोग ज़माने सदियों से उस जोग्राफी के साथ जो ना हम आहंगी में रह रहे हैं, ठीक है, जिसकी अब दुनिया जिसकी तरफ मूव कर रही है ना कि हमें नेचर के साथ वननेस क्रिएट करना है, हमें नेचर के साथ हम आहंगी में रहना है, एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होना चाहिए ह्यूमन काइंड का विद नेचर। वो ऑलरेडी वहाँ पे है, तो आप उसको क्यों ख़त्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा थरपारकर, उमरकोट, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मतलब हिंदू टेम्पल्स, जैन टेम्पल्स जो कि बहुत कदीमी है, ठीक है। इन इलाकों पे इतना मुझे फोकस नहीं लगा है सो फार। कुछ हैं फॉरेन ट्रैवलर्स जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें जाना शुरू हुए हैं क्योंकि उसके उनके लिए उनको एनओसी की ज़रूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि डोमेस्टिक टूरिस्ट से भी इन इलाकों को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा सकता है, क्योंकि अभी भी सबसे ज़्यादा जो जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है वो आपका इंटरनेशनल क्लाइंट नहीं है, आपका डोमेस्टिक क्लाइंट है जो कि 80% है। और मतलब अब डोमेस्टिक क्लाइंट्स में मुझे नज़र आता है कि उनमें बहुत ज़्यादा वो है कि हम अपने मुल्क को पहले एक्सप्लोर करें बनिस्बत ये कि हम बाहर जाएं। तो अब वो एक रुझान भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है लोकल्स में, तो इन इलाकों पे फोकस करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा मोहनजोदड़ो और मकली तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है बिकॉज वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और जो भी फॉरेन टूर आते हैं वो यहाँ तो ज़रूर लाजमी विजिट करते हैं। पर उसके अलावा भी आपके पास जो ना वो मेहरानों हैं, इट्स अ वाइल्ड लाइफ सफारी जो आप कर सकते हैं खैरपुर में फाज महल, शीश महल, इनके गोट डेजी के बारे में लोगों को उतना नहीं पता, सखर के बारे में फिर भी पता है, लेकिन खैरपुर स्टेट जो है ना सबसे ज़्यादा खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है सिंध का, क्योंकि वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे घने जो ना खजूरों के दरख्त हैं। मैंने इससे ज़्यादा खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट सिंध में मैंने कोई नहीं देखा, टू बी ऑनेस्ट। ये मेरा पर्सनल बायस है।
ऑब्वियसली मैं सबके वर्ल्ड व्यूज़ को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, हर किसी का एक अपना टेक है और हर किसी के लिए खूबसूरती का जो स्टैंडर्ड है वो डिफरेंट है, लेकिन मुझे पर्सनली खैरपुर बहुत प्यारा लगता है। तो क्योंकि जब मैं वहाँ जाती हूँ मुझे यकीन नहीं आता कि ये मैं पाकिस्तान में ही घूम रही हूँ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा, ये तो चले ओवरऑल हो गया सिंध के बारे में। इसके अलावा भी बेशुमार जगहें हैं, बिकॉज़ हमारे पास टाइम लिमिटेड है, इसलिए मैं ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं और सूबों को भी कवर करूँ। अगर आप वेस्ट की साइड पर देखें तो ग्वादर इज़ ब्यूटीफुल। हम तो वहाँ बचपन से जाते हैं, इसलिए हमें इतना ज़्यादा फैसिनेट नहीं करता जितना जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं उनको करता है। लेकिन हाँ, उस वक्त उस ज़माने में रोड्स नहीं थे, हमारा सफ़र बहुत लंबा और ड्रेनिंग होता था और वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। लेकिन अब चूंकि बन गया है तो अब मैं देखती हूँ लोग वीडियोस भी बनाते हैं, वीलॉग्स बनाते हैं उसके बारे में, विच इज़ अमेजिंग। आई थिंक पसनी, ओरमारा, ग्वादर, पिशुकन वाली जो बेल्ट है ना, ये बहुत खूबसूरत है। अच्छा, लसबेला बहुत अंडर रिप्रेजेंटेड है, ठीक है, मेरे एंसेस्ट्रल बलूचिस्तान वाले लिंकेजेस जो वहाँ से हैं। जी जी, उधर केव बलूचिस्तान सिटी है, वाले। उसके बारे में किसी को नहीं पता। ठीक है, ये जो केव सिटीज हैं ये आपको पेट्रा में नजर आते हैं, जॉर्डन में, राइट, लेकिन आपको ओके। पाकिस्तान में आपको नहीं मालूम इसके बारे में। तो ऑनेस्टली मैंने भी अभी तक नहीं एक्सप्लोर किया केव सिटी, मुझे खुद जाना है। आई एम एब्सोल्युटली फैसिनेटेड बाय लसबेला डिस्ट्रिक्ट। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स जो है ना वो सस्टेनेबली नहीं बनाई जाती। हमारे यहाँ पुल, ब्रिजेस, रोड्स ऐसे बनाए जाते हैं जो 1-2 साल में टूट जाते हैं। लेकिन अगर आप डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो बहुत प्यारा है। और अगेन खुशदार हैं उनके वाटरफॉल्स। इसके अलावा बेशुमार जगह हैं। अच्छा, अस्तोला के अलावा भी आपके पास बहुत सारे स्मॉल आइलैंड्स हैं जो आप ओरमारा से एक्सेस कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगेन एक्सेसिबिलिटी भी लिमिटेड है और लोगों को इतना शौक भी नहीं है इन जगहों के बारे में। तो ये तो हो गया बलूचिस्तान का सदर्न रीजन। नॉर्दर्न रीजन के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगी, क्योंकि वो ऑलरेडी लोगों को उसके बारे में इल्म है, क्वेटा वगैरह के बारे में। इसके अलावा भी बहुत सारी जगहें हैं जिनके बारे में मुझे भी इतना इल्म नहीं है, मैं खुद एक्सप्लोरेशन वाले मोड में हूँ। और एंड आई थिंक अगर आप पूरी ज़िंदगी भी स्पेंड कर लेना ट्रैवल करने में पाकिस्तान में, फिर भी कम है, क्योंकि पाकिस्तान हैज़ अ लॉट टू ऑफर इन टर्म्स ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, पंजाब में साउथ पंजाब इज़ वेरी अंडर रिप्रेजेंटेड। ठीक है, साउथ पंजाब बहुत कुछ है ऑफर करने को। सिर्फ आपका लाहौर, इस्लामाबाद नहीं है, आपके पास सूफी श्राइन्स बेशुमार है। मुल्तान इज़ अ सिटी ऑफ सेंट्स, वहाँ पे लोग इतना नहीं जाते। मैंने लोगों को उच्च शरीफ में इतना जाते भी नहीं देखा है। बहावलपुर के जो महल हैं वो बहुत प्यारे हैं। चोलिस्तान डेजर्ट इतना प्यारा है। तो ये साउथ पंजाब मुझे लगता है बहुत अंडर रिप्रेजेंटेड है टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की तरफ अगर हम मूव करें तो खैबर पख्तूनख्वा में मुझे लगता है पेशावर के अलावा लोगों को नहीं पता कि चित्राल चले अभी पॉपुलर हो गया कैलाश वैली की वजह से, लेकिन चित्राल में आपके पास जो है ना, अगर आप अपर चित्राल जाएं तो वहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं जिनमें सल्फर की मकदार बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये हॉट वाटर स्प्रिंग्स आपको सेवन शरीफ के रास्ते में भी जाते हुए नजर आएंगे, ठीक है। और इनके अंदर जो है ना वो नेचुरल प्योरीफाइंग क्वालिटी होती है, जो आपकी जितनी भी स्किन डिजीजेज है ना उसका एक नेचुरल सोल्यूशन है। प्रॉब्लम ये है कि हमें पता ही नहीं है कि हम उसको किस तरह से लेवरेज करें अपने फ़ायदे के लिए। तो वो हैं मतलब अपर चित्राल में चले, वहाँ पे होटल्स वगैरह बनी हुई है, तो वहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग्स और उसको टैप करके आप एक स्पा सर्विस दे रहे हैं कस्टमर को। सेवन शरीफ की तरफ तो किसी का रुझान नहीं, किसी को पता भी नहीं है इसके बारे में। वहीं पर मज़ार है और मज़ार से थोड़ा सा अगर आपको चंद किलोमीटर अंदर चले जाएं तो वहाँ पे यू हैव टू वॉक, क्योंकि वहाँ पे इतना रास्ता तो नहीं है, आप वॉक करके जाते हैं और वहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग है और वो नेचुरली कुदरती पहाड़ों से गर्म पानी निकल रहा होता है। इतना गर्म नहीं होता कि वो आपकी स्किन को जला दे, बट इट्स वार्म और काफ़ी स्मेली भी होता है क्योंकि उसमें सल्फर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो आई थिंक चित्राल अंडर एक्सप्लोर्ड है जनरली। कैलाश वैली के अलावा लोगों को नहीं पता चित्राल में क्या कुछ है ऑफर करने को। वहाँ के इंडिजिनस पोलो मैचेस के बारे में लोगों को नहीं पता। एंड चित्राल को ही मैं कनेक्ट करूँगी यासीन वैली से। तो यासीन गिलगित बल्तिस्तान में आता है, चित्राल खैबर पख्तूनख्वा में आता है। ये आपस में कनेक्ट करते हैं शंदूर से, जिस जहाँ पे आपका सबसे मशहूर मतलब हाईएस्ट क्या बोलते हैं हाईएस्ट पोलो ग्राउंड इन द वर्ल्ड माना जाता है। वहाँ पे यासीन और चित्राल के बीच में हमेशा पोलो मैच होता है एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ जुलाई। उसके बारे में लोगों को इतना इल्म नहीं है।
लोग ज़्यादातर उनको गिलगित और हुंज़ा के बारे में पता है, मैक्सिमम उनको स्कर्दो के बारे में पता है, क्योंकि स्कर्दो में अभी आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी इफ्तिताह हो गया और अब तो आपकी डायरेक्ट फ्लाइट्स जो है वो स्कर्दो लैंड करेंगी फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। लेकिन लोगों को यासीन के बारे में नहीं पता। आई थिंक यासीन वैली जितनी खूबसूरत है मैं आपको नहीं बता सकती। वहाँ पे एक पहाड़ है जिसमें रेनबो कलर्स के सारा आपका सॉइल और मिट्टी का जो है ना इंग्रेडिएंट है। आप वहाँ जाएंगे आपको लगेगा कि आप किसी मतलब वो पता नहीं आप कहाँ आ गए हैं। इट्स अमेजिंग। ऐसे माउंटेन्स आपको चाइना में भी मिलते हैं, पर ऐसे माउंटेन्स हमारे यहाँ भी हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं। तो ये कुछ जगहें हैं चंद चंद पाकिस्तान की जो मैंने कहा कि मैं ज़रूर हाईलाइट नहीं, करूँ। ये तो मैंने भी काफ़ी तो जगह मैंने भी नहीं देखी है। मैं तो 2 बार हुंज़ा जा चुका हूँ, लेकिन मेरा मेरा कभी मतलब मैं तो करीमोद गया हूँ, करीमोद से यहाँ आ गया। हाँ, अब तो आप खैर करीमाबाद से उस तरफ जाएँ नगर की तरफ, तो नगर में आपका हॉपर वैली है। हॉपर वैली भी बहुत प्यारा है। हॉपर वैली में भी अब अच्छा हम ये भी ट्रैक मैंने करवा रहे हैं। अच्छा वो तो मैं बस 2-3 स्पॉट्स देख के आ गया था। मतलब मैंने हालाँकि क्योंकि असल में अनएक्सप्लोर्ड है ना। अब जी, चीज़ें देखो इतनी सारी हैं। अभी आपने क्योंकि आपका टूरिज़्म से कनेक्शन है तो आपको ये सारी चीज़ें पता है। लेकिन अब ये एज़ अ लेमैन, एज़ अ कॉमन मैन हमें चीज़ों को नहीं पता। ये चीज़ें जी। अगर एक्सप्लोर होंगी तो जाएँगे। अब जैसे आप अभी आप बात करें उसकी बलूचिस्तान की ये आप ये बहुत सारे लोग अभी काफ़ी ट्रेडिंग कंपनीज़ जो है वो गोलपारा की तरफ, ग्वालियर की तरफ ले जाना शुरू किया है लास्ट 3-4 इयर्स में। इससे पहले तो ये भी बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड था, नहीं जाते थे। बिल्कुल। हालात की वजह से लोग बोलते थे बलूचिस्तान के हालात ऐसे हैं, नहीं जाना है, ये वो। और हमें पता था ग्वादर सिर्फ सी पोर्ट तक ही हमें पता था कि ग्वादर को जो सी पोर्ट की इस पे यूज़ करना है। बट टूरिज़्म डेस्टिनेशन है ये पता नहीं था। ये अब जब लोग जाना शुरू हुए तो हमें पता लगा कि अच्छा ये भी जगह है जाने वाली। और खैर चीज़ें तो मतलब बहुत ज़्यादा हैं। मैं जो आप बता रहे हो उस हिसाब से मुझे भी थोड़ा बहुत आइडिया है। जगह काफ़ी है बट अनफॉर्चुनेटली इसको टैप नहीं किया गया है, इसको एक्सप्लोर नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो है वो लोग जाते नहीं है इस वजह से। वो और दूसरी बात ये है कि असल में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। जैसा आप बता रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं है। अगर कोई फैमिली के साथ जाने का भी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है क्योंकि ज़्यादा फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, होटल्स ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है जिसकी वजह से जो है लोग जाने की नहीं करते। अगर पता भी होता है तो भी लोग जाने की नहीं करते। वन ऑफ द रीज़न हो सकता है। अच्छा हमने जगह वगैरह की बात कर ली, हमने बात की सोशल मीडिया का। मैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि वो तो समझ लें कि मैं अगर बात करूँ कि जो है वो पार्टी बेस्ड है या बायस्ड है तो वो है। लेकिन मैं अगर सोशल मीडिया की बात करूँ, सोशल मीडिया तो क्योंकि आप मैं हम सब सोशल मीडिया का पार्ट है। कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से सोशल मीडिया का पार्ट है, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक। उसका रोल पाकिस्तान की टूरिज्म पे कितना है लास्ट 4-5 ईयर से, जब से सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया है। स्पेशली क्योंकि टूरिज्म मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया नॉर्मली यंगस्टर्स ही फॉलो कर रहे होते हैं। तो और यंगस्टर्स के बारे अगर हम टूरिज्म की बात करें तो भी हमें यंगस्टर्स को प्रमोट करना है बिकॉज दे आर द फ्यूचर जनरेशन। हमारे पेरेंट्स को तो पता है और हमारे फोरफादर्स को भी पता था पाकिस्तान कैसा है। बट यंग जनरेशन क्योंकि ज़्यादा उसको बैड इमेज पोर्ट्रे किया गया है शायद इस वजह से। तो हमारा जो मेन जो समझ लें कि मेन टारगेट ऑडियंस है वो है जो यंगस्टर्स। तो सोशल मीडिया ने किस तरह से रोल प्ले किया है पाकिस्तान की टूरिज्म में, प्रमोट किया है या डिस्करेज किया है, क्या ख्याल है आपका? क्योंकि मैं सॉरी बात इसलिए कर रहा हूँ, इसमें इसलिए एक और बात कर रहा हूँ बिकॉज वीलॉगिंग और ब्लॉगिंग इस सब का भी जो है ना समझ लें कि डिमांड बहुत बढ़ गई है और हर कोई अब यही कर रहा है। तो इसको भी कंसिडर करते हैं क्योंकि अब लोग चाहते हैं कि हम ऐसी चीज़ें दिखाएं जो लोगों को पता ना हो ताकि हमारे लाइक्स व्यूज शेयर से पा जाए। तो इसका रोल किस तरह से आप देख रहे हो और नेक्स्ट 2-3 साल में आप किस तरह से देखो सोशल मीडिया का स्पेशली? सोशल मीडिया के बारे में मेरा कोई राइट एंड रॉन्ग तो रिस्पॉन्स नहीं है कि सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया है। आई थिंक मैं इसका जवाब सिर्फ इस तरह से दूंगी कि येस, सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। क्योंकि अब आप देखें तो हमारे सेलफोन यूज़ दुनिया भर में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, स्पेशली पाकिस्तान में, विच इज़ गुड क्योंकि जो आपका लोकल एक कंट्रीब्यूशन है ना अपने इलाके के बारे में वो बढ़ गया है। फॉर एग्जांपल अछोथर के बारे में, करुंजल माउंटेन्स के बारे में लोगों को इतना इल्म नहीं होता जब तक लोकल कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स खुद उस पर कंटेंट ना भरते। फिर आपके बहुत मशहूर फोटोग्राफर्स हैं सिंध में जो कि मुख्तलिफ इलाकों में कि वो पिक्चर्स और वीडियोस वो शेयर करते हैं दुनिया के साथ। आई थिंक इट्स अमेजिंग।
लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी सोचती हूँ कि आपको दुनिया को दिखाना चाहिए कि आपका इलाका कैसा है, पर एट द सेम टाइम दो किस्म के वीलॉग्स हैं जिनके मैं सब खिलाफ हूँ। एक जो हमारे लोकल्स बनाते हैं जिसमें आप किसी कम्युनिटी को मिस रिप्रेजेंट करते हैं और आप मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ और हो रहा है पर आप दिखाते कुछ और हैं, आप उसमें अपने नैरेटिव भरते हैं, आप उसमें अपनी जो सोच है ना वो आप डालते हैं। आई थिंक पर्सनल बायस नहीं आना चाहिए, जैसी चीज़ें हैं आप वैसे ही दिखाएं, ठीक है। हाँ, आप ये बताएं कि मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, पर आई थिंक वो हमारे वीलॉग्स में अभी तक नहीं आया है, जो क्रिटिकल लेंस होना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि कुछ कम्युनिटीज बहुत ज़्यादा मिस रिप्रेजेंट हो रही हैं सोशल मीडिया पे, स्पेशली कलाशा वैली, ठीक है, कि वहाँ पे शराबें मिलती हैं, वहाँ पे ये मिलता है, वहाँ पे वो मिलता है, वहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली एब्सर्ड और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जा रहे हैं उनके मुकद्दस फेस्टिवल्स में सेलिब्रेट करने के लिए, वो आपको बुला रहे हैं, मतलब वो आपको वेलकम कर रहे हैं, टेक्निकली उनका घर है, आपका घर नहीं है, आप वहाँ मेहमान बन के जा रहे हैं और आप वहाँ पे उनका मुकद्दस फेस्टिवल को रिस्पेक्ट करने के बजाय आप जो है वो बदतमीजी कर रहे हैं, आप हरास कर रहे हैं लोकल खवातीन को। दिस इज नॉट गुड, ठीक है। आप एक अलग परसेप्शन से जा रहे हैं, क्योंकि आपको वीलॉग्स में तो एक अलग ही नक्शा दिखाया गया है ना, उसमें तो हाँ मिर्च मसाले और अपना एक नैरेटिव डाल के आपने बताया है कि ये होता है, आ जाएं आप भी इंजॉय करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बेशुमार एग्जाम्पल्स है मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस इन्फॉर्मेशन की, जिसको हमें काउंटर करने की बहुत ज़रूरत है। और वो कौन करेंगे? वो हम सब मिलके ही करेंगे। जब हम जाएं तो हम एटलीस्ट एक पॉजिटिव इमेज, एटलीस्ट जो चीज जैसी चीज़ें हैं वैसी ही हम दुनिया को बताएं, ठीक है। ठीक ये है। बहुत जरूरी है। दूसरा, एक फॉरेन वीलॉग्स आर गुड अबाउट पाकिस्तान, लेकिन उनमें कुछ चीजें हैं जो मुझे नहीं पसंद, जैसे ये पोर्ट्रे करना कि पाकिस्तान बहुत चीप है, हर चीज बहुत सस्ती है, और देखिए लोग तो हमें हर चीज फ्री में ऑफर कर रहे हैं, अपने घर, अपना सर्विसेज, अपना खाना। उससे आप एक गलत इंप्रेशन दे रहे हैं। देखें, आपके लिए वो चीजें सस्ती हैं, हमारे लिए वो नहीं है। आप आपके लिए, आप एज अ फॉरेनर वुमेन, आप क्या बोलते हैं, बाइक चला सकती हैं, साइकिल चला सकती हैं कराची के, इस्लामाबाद के रोड्स पे सेफली, हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप अपने वीलॉग्स में इस बात को एक्नॉलेज करें कि हम तो चला रहे हैं, हमें तो कोई हरास नहीं कर रहा है, बट देन एट द सेम टाइम हमें रोड्स पे लोकल लड़कियां चलाते हुए नजर नहीं आ रही, ठीक है। तो अपना प्रिविलेज भी तो आप मतलब एक्नॉलेज करें ना, वो आप नहीं कर रहे, आप कह रहे नहीं जी बहुत सेफ है, आप आ जाएं, ठीक है। यहाँ तो हम तो आराम से चला रहे हैं, हमें तो हर बंदा रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, वेरी गुड, रिस्पेक्ट करे, अमेजिंग, बट आप अपना फॉरेनर और अपना वाइट प्रिविलेज जरूर एक्सेप्ट करें, वो आप नहीं करते। और आप कहते हैं जी हर चीज सस्ती है, आपके लिए सस्ती है, हमारे लिए सस्ती नहीं है, क्योंकि हम तो पीकेआर में कमा रहे हैं ना, आप डॉलर्स, यूरोज और पाउंड्स में कमा रहे हैं, हम तो नहीं कमा रहे, राइट। और हमारी करेंसी तो डीवैल्यूड है, तो इट्स बेनिफिटिंग यू, नॉट अस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि अगर आप ये कहते हैं ना कि जी हर चीज मुफ्त है, तो देखें, पाकिस्तानीज आर वेरी हॉस्पिटेबल, ये हमारा कल्चर है, ठीक है। अभी भी आप किसी के भी घर पे जाएंगे ना, वो आप सबसे पहले ये जरूर पूछेंगे कि आपने खाना खाया है, आपने पानी पिया है, मैं आपके लिए कुछ ले आऊं, मैं आपकी कैसे मेहमान नवाजी करूं। ये इनबिल्ट है हमारी साइकी में, सही है। लेकिन इसको इस चीज से इक्वेट करना कि जी हमारे लिए हर चीज फ्री है, तो आप लोकल कम्युनिटी को फिर कैसे फायदा देंगे, आप लोकल इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करेंगे अगर आप स्पेंड नहीं कर रहे, अगर आप सर्विसेज के लिए पे नहीं कर रहे। ऐसे बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं, हमारे टूर गाइड्स बताते हैं, लोकल जो एयरबीएनबीज चलाते हैं वो हमें बताते हैं कि लोग आते हैं, ठहरते हैं, ये फॉरेनर्स की बात करें, लोकल्स की नहीं, और वो कहते हैं हमारे पास तो नहीं है, हम तो बैक पैकर्स हैं, हम नहीं पे कर सकते। तो ये चीज़ आपको पहले बतानी चाहिए थी। आप लोकल हॉस्पिटैलिटी को फ्रीनेस से इक्वेट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जी लोकल हॉस्पिटेबल है तो मैं 1 रुपया दिए बगैर भी मैं यहाँ से एग्जिट करूँ। दिस इज़ नॉट नाइस, क्योंकि कम्युनिटीज़ डिपेंडेंट हैं इकोनॉमी आपकी टूरिज्म एक्टिविटीज़ पे। क्योंकि कुछ कम्युनिटीज़, अगर आप नॉर्दर्न रीजन की बात करें तो देखिए वो तो एरिया वैसे भी कट ऑफ होता है स्नोफॉल से, उनके पास विंटर्स में लाइवलीहुड नहीं होता, ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। तो जो वो समर्स में कमाते हैं वो ही वो विंटर्स में स्पेंड करते हैं, उनके पास और कोई डिस्पोजेबल सोर्स ऑफ इनकम नहीं, क्योंकि हमने कभी भी वहाँ पे और कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो हमने जनरेट होने दी नहीं, तो दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म एक्टिविटीज रादर देन सदर्न पाकिस्तान। सदर्न पाकिस्तान के पास में भी कोस्टल बेल्ट है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज हैं, ऑफिस हैं,
आप उसके थ्रू आप अर्न कर सकते हैं, नॉर्दर्न कम्युनिटीज़ नहीं कर सकती हैं। तो थोड़ा-सा एक एम्पैथेटिक अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है कि आप समझें कि आप इसका फ़ायदा ना उठाएँ, अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी हॉस्पिटेबल है तो। और ये इमेज देना कि जी हर चीज़ फ्री है, ये इमेज देना कि देखिए मुझे इसने पे नहीं करने दिया, उसने नहीं पे करने दिया। ये जो ना डिस्टॉर्टेड इमेज है, अगेन मिस इन्फॉर्मेशन, जो मैं कहती हूँ कि इस पे बहुत काम होना चाहिए। तो येस, एट द सेम टाइम वीलॉगिंग इज़ गुड, होनी चाहिए, मैं इसको प्रमोट करूँगी, लेकिन थोड़ी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल। आप तो उस कम्युनिटी से एग्जिट हो जाएंगे, आप अपने घर आ जाएंगे। आपका जो आपने जो इमेज क्रिएट किया ना, वो उस कम्युनिटी को जब तक आपका वीलॉग, आपका ब्लॉग, जो भी आप बना रहे कंटेंट, जब तक वो ऑनलाइन है, वो डिजिटल है, उसका इम्पैक्ट पड़ता रहेगा, क्योंकि लोग तो आपका कंटेंट देखते रहेंगे ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। नहीं, बिल्कुल आपने सही बात की। मैं इस बात को थोड़ा-सा कैरी फॉरवर्ड करूँगा। मैं थोड़े टाइम पहले शायद आपको पता नहीं आपकी नज़र से गुज़रा हो नहीं गुज़रा हो, एक व्लॉगर था जिसको बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था। सीबीओ बस ने वो लिया था और फिर उसको ऊँट वाले ने जो है वो पैसे लिए थे इससे, और फिर वो ऊँट वाले मतलब इस तरह से मतलब उसने वीडियो बना ली और उसके बाद जो है वो क्योंकि वो उसको पहले उसने बोला था ₹300, बाद में ₹3000 ले लिए थे उससे, और ये बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। तो ये इस तरीके की चीज़ें क्या है कि नेगेटिव इमेज क्रिएट करती है बाहर, फॉरेन में, बिकॉज़ ही वाज़ अ फॉरेनर। ज़ाहिर है जो फैन फॉलोइंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इससे बहुत ज़्यादा बैड इमेज पड़ा था पाकिस्तान का, मुझे लगा पर्सनली कि लग पड़ा होगा। मुझे नहीं पता कितना वो उस पर हुआ था, बट मुझे लगता है कहीं न कहीं तो इमेज खराब हुआ होगा। तो ये आपकी बात सही है कि एटलीस्ट रियलिटी चेक दिखाने चाहिए, बजाय इसके कि बायस्ड कंटेंट हो जो कि शायद लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को फायदा न दे, कंट्री के बैड इमेज जो है वो क्रिएट करे। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है, और मैं इससे एग्री करता हूँ कि होना चाहिए, सोशल मीडिया का रोल होना चाहिए, बट पॉजिटिव लेवल पर तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि आप उसको जस्ट लाइक शेयर के लिए आप उसको नेगेटिविटी दिखाते जाओ। तो वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में बिल्कुल सही सही बात है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताएं कि क्योंकि आपने आई होप कि आपने पाकिस्तान से बाहर भी क्या होगा, तो पाकिस्तान को एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और जो मैं डेवलप कंट्री की बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज है, इंडिया इंडिया तो खैर नहीं क्या होगा बाकी, लेकिन आसपास की जितनी आपकी इंफॉर्मेशन की है, तो पाकिस्तान को आप कैसे देखते हो मतलब उनके अगेंस्ट में एज ए कॉम्पिटिटर कि ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी है पाकिस्तान से, और क्राइम रेट भी काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पाकिस्तान के अंदर एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, बट आप एज अ पाकिस्तान को टूरिज्म और दूसरे लोगों का दूसरी जो कंट्रीज आसपास की, अफगानिस्तान हो गई जो हमारी बॉर्डर टच करती है, ईरान हो गई, चाइना हो गया, तो इससे आप कैसे कंपेयर करते हो? थोड़ा सा आप इस बारे में बताओ। क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान, अगर मैं ये कंपैरिजन अभी इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज पाकिस्तान का टूरिज्म इंप्रूव हुआ है लास्ट 3-4 ईयर्स में, आफ्टर कोविड-19 इंप्रूव हुआ है बहुत ज़्यादा। मैं स्टेटस चेक कर रहा था, बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। तो अब मुझे लगता है कि कंपैरिजन बनता भी, पहले शायद मैं नहीं करता था, और अब सिचुएशन भी पाकिस्तान की बहुत बेहतर हो गई है। क्वालिटी की सिचुएशन तो एक अलग चीज़ है, बट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, क्राइम रेट वगैरह काफ़ी कम हो गया है। ब्लास्ट वगैरह जो पहले हम सुनते थे, अब वो काफ़ी कम हो गया है। तो इस बारे में आपको क्या ख्याल है? कंपैरिजन किस तरह से करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या आप देखते हो कि नहीं अभी पाकिस्तान को थोड़ा टाइम लगेगा उस लेवल पर आने में? मैं आपको सिर्फ इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। अभी हमने मार्च में एग्जिबिट किया था बलूचिस्तान फॉर द वेरी वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ठीक है। और ये हमने किया था अभी आईटीबी में। आईटीबी एक ग्लोबल ट्रैवल मार्ट है, वो बर्लिन जर्मनी में होता है हर साल मार्च में। वहाँ पे तमाम ममालिक अपनी रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो मैं आपको ज़्यादा तो नहीं बताऊंगी, पर मैं आपको सिर्फ ये कहूँगी कि हमारे साउथ एशिया के हॉल में इंडिया सबसे ज़्यादा डोमिनेंट था एज अ बूथ स्पेस के हवाले से। हमारे पूरे हॉल में अगर 100% स्पेस था तो 90% इंडिया ने ऑक्यूपाई किया था। और इंडिया का हर स्टेट, एवरी स्टेट ऑफ इंडिया वाज देयर, ठीक है। तो हम नहीं compete नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। हमें बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा compete करने के लिए। देखिए, मुझे लगता है कि हमें अपने स्टैंडर्ड्स बहुत रियलिटी चेक पे बनाने चाहिए, ठीक है, और हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। तो मेरे ख्याल से साउथ एशिया में सबसे पीछे हम ही हैं, ठीक है। श्रीलंका का ओवरऑल टूरिस्ट इमेज और इंडेक्स बहुत अच्छा है,
नेपाल इज़ अमेजिंग, हालांकि वहाँ पे मेजॉरिटी सिर्फ एडवेंचर है और थोड़ा बहुत कल्चरल टूरिज्म है। मेजॉरिटी उनका एडवेंचर है जो उनका माउंट एवरेस्ट से आ रहा होता है। अमेजिंग, ठीक है। और उनका भी रिप्रेजेंटेशन साउथ एशिया हॉल में काफ़ी ज़्यादा था एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो इवन बांग्लादेश इज डूइंग बेटर देन अस, लाइक अ लॉट बेटर, ठीक है। तो सबसे पीछे हम हैं, टू बी ऑनेस्ट। एंड या अफगानिस्तान बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अफगानिस्तान में भी अगर आप पोटेंशियल की बात करें तो बहुत ज़्यादा है। तो कंपैरिजन आई थिंक हेल्दी बेसिस पे करना चाहिए, ना कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। तो हमें बहुत लंबा सफ़र तय करने की ज़रूरत है। वी आर वे 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 बिहाइंड। अच्छा, लेकिन तो ये मेजर्स क्या क्या हमारे मेजर्स क्या क्या लेने चाहिए, मेजर्स क्या क्या लेने चाहिए गवर्नमेंट को, या क्या क्या करना चाहिए ऐसा कि हम भी उस लेवल पे अभी नहीं, नेक्स्ट 5 इयर्स बाद हम भी कुछ उस पे करें? क्योंकि मैं सुनता रहता हूँ कि बजट भी एलोकेट होता है टूरिज्म पे, और एवरी ईयर होता है, और बहुत सारी चीजें होती हैं, बट क्यों उस लेवल पे नहीं आ रहे? क्या रीजन है इसके पीछे? क्योंकि अब तो काफी, मैं समझता हूँ हालात भी बहुत बेहतर होगा। अब तो ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया है कि हालात बेहतर नहीं है। तो जो इंटरनेशनल टीम्स है पाकिस्तान की क्रिकेट की, सब की पाकिस्तान सब तो आ रही है। अगर मैं लास्ट 3-4 ईयर से पहले बात करूँ तो नहीं आती थी, ये काफी मसले थे, काफी सालों से नहीं आ रही थी। अब तो नेशनल स्टेडियम में मैच हो रहा है, लाहौर की गद्दाफी स्टेडियम में मैच हो रहा है, तो ये तो अच्छी चीज है ना, ये प्रमोट हो रहा है। तो ये क्या मेजर्स लेने चाहिए नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए, आप जो हम उस लेवल पे आ जाए, एटलीस्ट कंपीटिंग लेवल? असल में हमारे यहाँ ना इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मुझे बहुत, इसकी बहुत मुझे कमी लगती है। मतलब ओके। जैसे अगर आप इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं या अगर आप टूरिज्म प्रमोशन की बात करते हैं तो आपके पास कोई फेडरल लेवल पे पीडीसी तो आपके पास है एक जगह, लेकिन इंटर प्रोविंशियल मुझे कमी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। मतलब जैसे गिलगित बल्तिस्तान ने काफ़ी एफर्ट्स किए ओवर द पास्ट 25 इयर्स टू प्रमोट इट्स टूरिज्म। खैबर पख्तूनख्वा भी गंदारा टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, वहाँ पे KPTCA ने एक प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड बॉडी बनाई है पर अगर आप खैबर पख्तूनख्वा और सिंध का देखें तो आपस में कोई डायलॉग नहीं है। सिंध बलूचिस्तान का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। सिंध का पंजाब के साथ कुछ नहीं है। बलूचिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। और ये चीज़ मुझे प्राइवेट सेक्टर में भी नज़र आती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में फिर भी कम है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में लोग कोशिश करते हैं कि मिलके काम करें, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पे तो आपकी चीज़ें नज़र आती नहीं हैं। तो आई फील कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा कम है और होना चाहिए। आई मीन इसलिए नहीं कि मैं सूबाई लेवल पे आपसे आगे बढ़ूँ, लेकिन एटलीस्ट नॉलेज एक्सचेंज, रिसोर्सेज एक्सचेंज, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के वो चीज़ बिल्कुल भी नज़र नहीं आती क्योंकि इंटरनली स्ट्रांग होंगे तभी तो एक्सटर्नली होंगे। जी इंटरनली स्ट्रांग होंगे तभी तो फिर एक्सटर्नली होंगे ना, जब हम आपस में ही प्रोविंस का कोलैबोरेशन होगा हाँ तभी एग्जैक्टली। तो। देखिए 18 अमेंडमेंट जब 2010 में पास हुआ था उसने टूरिज्म सेक्टर को ऑटोनॉमी दे दी थी सूबाई लेवल पे, विच इज गुड। मुझे लगता है होनी भी चाहिए, सूबा खुद डिसाइड करे कि उसने कैसे अपने आप को चलाना है। लेकिन देखिए फेडरल लेवल पे या एटलीस्ट इंटर प्रोविंशियल लेवल पे आपकी कुछ मीटिंग्स तो होना जिसमें आपके कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स नजर तो आए, वो तो है ही नहीं। आई एम ऑनेस्टली वेरी इम्प्रेस्ड बाय इंडिया। मतलब इंडिया का, वैसे मैंने आपको बताया था, हर स्टेट की रिप्रेजेंटेशन थी ITB बर्लिन में, और ये काफ़ी सालों से मैं नोटिस कर रही हूँ। WTM लंदन 2018 नवंबर, ITB बर्लिन मार्च 2019, दोनों में मैं थी एज अ स्टूडेंट वॉलंटियर। और इंडिया का हर स्टेट वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। कोई नहीं करता होगा, वो हो सकता है मैं मिस कर रही हूँ, एंड सॉरी फॉर माय इग्नोरेंस, लेकिन जितना मैंने ओवरऑल क्लिम्स देखा है इंडिया का हर स्टेट की नुमाइंदगी थी। हमारे यहाँ तो हर स्टेट की नुमाइंदगी कहाँ होती है? हमारे यहाँ WTM लंदन में गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी थी, ITB बर्लिन 2019 में खैबर पख्तूनख्वा एंड गिलगित बल्तिस्तान। आई नेवर सीन एक अलग से पवेलियन पंजाब का, सिंध का या बलूचिस्तान का। इस बार फर्स्ट टाइम बलूचिस्तान का एक अलग से पवेलियन लगा था इन अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो मुझे लगता है कि, और अजीब से सवालात आ रहे थे जो कि मैं लोगों को ब्लेम नहीं करूंगी, ज़ाहिर दे लूँ। उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही था कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, क्योंकि हमने कभी भी उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे नुमाइंदगी होते हुए हमने देखी नहीं है बलूचिस्तान की। तो अब आप देखें ना, आप जब तक अपने आप को पिच नहीं करेंगे, आप अपने आप को मार्केट नहीं करेंगे, हाउ विल पीपल नो करते हैं। काश एक दिन ऐसा भी आए, मेरा ड्रीम है, आई होप अपनी लाइफ टाइम में इस चीज़ को देखूं कि पाकिस्तान का अम्ब्रेला के अंदर सब सूबों का अलग अलग पवेलियन हो, बनस्बत ये कि आपने एक पवेलियन लिया, सबको आपने उसमें घुसा दिया है। इस तरह से आप अपनी ब्रांड, क्योंकि देखिए अभी भी लोगों को लगता ये है मेजॉरिटी कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ माउंटेन्स हैं या लाहौर है, दैट्स इट।
उनको बस अपर पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा पता है, उनको अभी भी नहीं पता खैबर पख्तूनख्वा में क्या है ऑफर करने को, पंजाब का नहीं पता, सिंध का नहीं पता, बलूचिस्तान का इतना नहीं पता। तो ये जो होता है ना, ये इस तरह से होता है कि आप सबके पवेलियन अलग सेट करें अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तान। दिस इज हाउ इट शुड बी लाइक, बट दिस इज नॉट डन। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता कि लोगों को पता चलेगा कि कितना ब्यूटीफुली रिच और कल्चरली डाइवर्स ये मुल्क है। उनको नहीं पता चलेगा जब तक आप तमाम सूबों की नुमाइंदगी अंडर वन अम्ब्रेला, अंडर वन रूफ आप नहीं करते। तो आई थिंक इंटर कोऑर्डिनेशन मुझे नजर नहीं आता, वो होना चाहिए, बहुत जरूरी है। सही सही नहीं, बिल्कुल आपने सही बात की, क्योंकि इंटरनली मैं समझता हूँ कि आपकी बात से मुझे यही समझ में आया कि जब इंटरनली हम स्ट्रॉन्ग होंगे तभी फिर हम फॉरेन में मतलब एक एक्सटर्नल भी अपना इमेज क्रिएट अच्छा करेंगे। जब अगर हम इंटरनली आपस में बटे हुए हैं प्रोफेशनली, तो फिर जाहिर है फिर हम कंट्री वाइज कैसे हम अपनी कंट्री को दूसरी कंट्री को कम्पीट करेंगे और आई टू आई मिलाकर बात करेंगे जब हम आपस में बटे हुए। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अच्छा, एक सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं समझता हूँ कि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से आंसर करोगे। मैंने आपके जो है वो प्रोफाइल वगैरह के अंदर भी देखी चीज़ कि कराची जो है वो, कराची की बात कर लेते हैं क्योंकि हम रहते हैं यहाँ। तो कराची इकोनॉमिकली बहुत साउंड है और पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट यहीं से होता है, और लेकिन उस तरीके से तवज्जो नहीं दी गई कराची को। तो और मैंने थोड़े दिन पहले मैंने देखा था, ये सोशल मीडिया का पोस्ट देखा था मैंने कि कराची जो है वो 3rd वर्स्ट सिटी है इन द वर्ल्ड टू लिव इन। तो ये अब रेवेन्यू जनरेशन वाला मतलब टोटल रेवेन्यू जनरेशन मॉडल यहीं से सारे बनते हैं और सारा रेवेन्यू यहीं से जनरेट होता है पूरे पाकिस्तान में। तो किस तरह से जो है वो इसको जो है वो कराची को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब आपका जो सिटी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और जिसमें समझ लो कि पाकिस्तान की समझ 70-80% पॉपुलेशन रहती है और वो काम करने की घर से कराची आती है और स्टिल कराची लिवेबल सिटी नहीं है, तो मतलब फिर कहाँ हम खड़े हैं ऐसे कराची। तो उस बारे में आपको क्या ख्याल है? I think एक sense of ownership from the institutional level and also from people level वो नहीं ली गई है कभी भी शहर को लेकर। और आपको कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में तो ऑलरेडी अंदाज़ है, तो आई डोंट थिंक कि मुझे इसके बारे में इतना बात करनी चाहिए। लेकिन जब तक आप ओनरशिप नहीं लेंगे तब तक तो कुछ भी नहीं बदलेगा ना। अगर आप क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स लें लियारी का पिछले 20 साल में अभी तक, आपको कुछ अपार्ट फ्रॉम पॉकेट्स जो बेचारे हमारे यूथ एक्टिव ग्रुप्स वहाँ पे काम करें, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ तो अभी भी इम्प्रूव नहीं हुई भी। अभी भी वहाँ पे गैस, बिजली, पानी कुछ भी नहीं है, रोड्स का इतना बुरा हाल है जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन लियारी मतलब मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। आप कराची की बात करें, कराची इज ह्यूज, लेकिन लियारी हैज़ अ लॉट टू ऑफर हिस्टोरिक वाइज, क्योंकि आपका खारदर और मीठा दरी आपका कराची था, राइट? ये तो अभी आपका डीएचए वगैरह एक्सपैंड हुआ है, ये न्यू कराची, दिस इज नॉट हिस्टोरिक कराची। क्लिफ्टन इज हिस्टोरिक कराची, डीएचए इज नॉट हिस्टोरिक कराची। तो अब आप ओल्ड सिटी एरिया और ये सारी चीजें जो थी ये सारी कराची का पार्ट थी मुझे। बिल्कुल, ओल्ड सिटी एरिया आप यहाँ मैरियट से गुजरे ना, आपकी पूरी जो सड़क थी इसमें आपकी प्री पार्टीशन बिल्डिंग्स हुआ करती थी। अब आप देख लें उनको बुलडोज करके, उनको तोड़ के आप बड़ी बड़ी जो ना वो रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। वर्टिकली शहर बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा है, इतना नहीं ग्रो होना चाहिए। मतलब आप जो है ना उसको एक्सपेंड करें शहर को, आप बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें चलाए जा रहे हैं, इस तरह तो नहीं होता। आप यू नो आई डोंट नो, बट दिल दुखता है जब हम कराची की बात करते हैं। इसके ऊपर आरिफ हसन ने काफ़ी कुछ लिखा है, मैं इनकरेज करूँगी आप ज़रूर पढ़ें। लेकिन यू नो तो अगेन खारदर का आप हाल देख लें। खारदर आपका एक हिस्टोरिक सिटी है, अभी भी वहाँ पे बहुत सारी इमारतें प्री पार्टीशन कॉलोनियल टाइम्स की बनी हुई हैं। आपने कितना उनको प्रिजर्व किया है, आपके सामने है। सिर्फ एक ये जो हमारे पास है इम्प्रेस मार्केट, इसको खाली कराना इज नॉट हिस्टोरिक प्रिजर्वेशन। ठीक है, वहाँ पे जो बेचारे आपके लो इनकम सेटलमेंट्स के जो मतलब लो इनकम सेटलमेंट था, आपका जो लोग आते थे वहाँ पे, वो एक ट्रेड सेंटर था, एक ट्रेड मरकज था, उसको आपने ज़बरदस्ती इविक्ट करा दिया। नाउ व्हाट? आप वहाँ पे अब आपको कोई टूरिस्ट नज़र आएगा नहीं, क्योंकि आपने कभी भी वो एफर्ट ही नहीं किया उसको एज अ टूरिस्ट मतलब यू नो प्लेस प्रमोट करना। तो आई डोंट नो, बट यू नो पीपल आर ट्राइंग। एवरी संडे एक वॉक होता है जो पाकिस्तान कम्युनिटी चौक सेंटर वाले करवाते हैं।
बट उसमें भी मतलब मैं अब क्या कहूँ, आप सिर्फ देखते हैं और आपका बस दिल दुखता है कि कितना कुछ हेरिटेज वाइज हमने लूज किया ओवर द इयर्स। बंस रोड आपका सबसे ज्यादा आपका बेहतरीन और पॉपुलर फूड स्ट्रीट है। उसकी जो इमारतें सिवाय उसको गंदा सा रंग करने के लिए आपने क्या किया, उसको प्रेजर्वेशन के लिए कुछ भी नहीं किया। आपने क्या किया, आपने सिर्फ उसको अजीब सा रंग चढ़ा दिया जिससे वो बिल्डिंग बदसूरत लगती है एज कम्पेयर टू बिल्डिंग। तो आपकी फूड स्ट्रीट आप देख लें, इस्तांबुल में आप देख लें, आप किसी की भी जो बड़ा आपका जो सिटी है यूरोप में आप वो देख लें, वहाँ पे आप फूड स्ट्रीट और वहाँ पे जो गलियाँ हैं जहाँ पे लोग आते हैं और सबसे ज़्यादा जो एक रेवेन्यू जनरेशन होता है उनको कितना कंजर्व किया जाता है, गवर्नमेंट उसमें कितना एक्टिव रोल अदा करती है, प्राइवेट सेक्टर कैसे चिप इन करता है, वो आप देख लें और आप हमारा हाल देख लें। हालांकि बंस रोड आपको एक दिन में खाली नहीं मिलेगा क्योंकि वो है ही मशहूर इलाका फूड स्ट्रीट के नाम से। वहाँ पे आपको फॉरेनर्स भी मिलेंगे, आपको लोकल्स भी मिलेंगे, आपको बाहर के जो शहर के जो दूसरे शहरों के लोग आते हैं वो आपको बंस रोड पे जरूर पाए जाएंगे। बट आपने कभी भी उस स्ट्रीट को वो इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जो वो डिजर्व करती है। अब वो बहुत प्यारी है, मतलब अभी भी उसमें आप जाएंगे आपको जो है ना वो उस जमाने के जो हिंदू सेठ थे जिनकी बिल्डिंग थी वो उनके नाम आपको मिलेंगे। बट आपने क्या कभी कोशिश की कि आप उसको डिजिटली प्रिजर्व करें या आप उसको थोड़ा सा पॉलिश करके आप उसको थोड़ा सा विजिबल करें? कभी भी नहीं किया आपने। आपने कभी भी वहाँ पे उनके नाम के साइन बोर्ड्स नहीं लगाए। आपने राम बाग को आराम बाग कर दिया। वाई? आपकी इतनी रिच हिस्ट्री है, राइट, कि जो राम थे वो यहाँ पे रेस्ट करके फिर जो आपका हिंगलाज माता मंदिर है जो आपका मकरान कोस्टल हाईवे पे आता है पसनी से पहले, वहाँ पे वो गए थे। आपने नाम बदल दिए, आपने हिंदू नामों को आपने एक मूवमेंट चली है। देखिए ऐसी चीजें खराब नहीं हुई हैं। तो एनीवेज आपने हिस्ट्री चेंज कर दिया, आपने उस जगह का नक्शा चेंज कर दिया। अब आपके पास बचा क्या है? पर एटलीस्ट जो बचा है उसको भी तो कंजर्व करने का एटलीस्ट एक विल तो होना। मुझे तो वो विल भी नजर नहीं आता टू बी ऑनेस्ट। तो आई डोंट नो, नॉट गिविंग यू अ वेरी पेसिमिस्टिक आंसर बट दिस इज हाउ थिंग्स आर। नो, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि रियलिटी यही है, अनफॉर्चुनेटली रियलिटी यही है और ऐसा होना नहीं चाहिए। बिकॉज मैं खुद क्योंकि पला बड़ा यही हूँ, पैदा यही हूँ, तो मुझे पता है कि जिस लेवल पे फोकस होना चाहिए उस लेवल पे नहीं है। और हम अगर दूसरी सिटीज, मैं पंजाब भी गया था और मैंने पंजाब में काफ़ी जगह देखी है, तो दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड। मतलब ऐसा लगता है कि जो है वो उसमें बाकायदा अटेंशन दी गई है। और मैं तो जब फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद गया था मुझे लग रहा था कोई बाहर की कंट्री में आ गया हूँ जहाँ पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, प्रॉपर बना हुआ है। व्हाई नॉट इन कराची? यहाँ तो सबसे पहले बना, ठीक है वो कैपिटल है, सिटी है, बाहर से लोग आते हैं, ऑब्वियस बात है, टूरिस्ट आते हैं, ठीक है, मैं फाइन। बट यहाँ पर भी तो लोग रहते हैं और यहाँ पर भी समझ लें कि मेजोरिटी पॉपुलेशन पाकिस्तान में कराची के अंदर, तो अटेंशन शुड बी गिवन। बट माइट भी मैं गवर्नमेंट लेवल पे बात नहीं करना चाहता, बट हो सकता है कि शायद पॉलिटिकल पार्टीज का भी वो है, 18 अमेंडमेंट का भी बहुत बड़ा वो है, जिसकी वजह से जो है वो अब प्रोविंशियल लेवल पे चीजें चली गई हैं, अब नेशनल लेवल पे चीजें हैं नहीं, अब उनके पास अथॉरिटीज नहीं है, उनके पास इख्तियारात नहीं है, तो ये भी बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। मैं डिबेट में नहीं आना चाहता, थोड़ा गवर्नमेंटल बात होगी, बट स्टिल ये है, बिल्कुल आपकी बात सही है और मैं इसकी बात से एग्री करता हूँ। अच्छा, एक सवाल और जो कि आप बिल्कुल आप बोलेंगे। हाँ, सॉरी, मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाह रही थी। देखिए इस्लामाबाद इज़ अ प्लान्ड सिटी, येस आई एग्री, बट हर शहर की ना अपनी खूबसूरती होती है। जैसे जब मैं ज़ांज़िबार गई थी तंज़ानिया में फॉर माय फील्ड वर्क, तो वहाँ की जो गलियाँ हैं और वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिट्टो वैसे ही है जैसा हमारे ग्वादर में है, ठीक है? बिल्कुल। तो वो जो स्टोन टाउन है ना वो कदीमी लिहाज से ऐसा ही शहर है। तो जब वहाँ पे आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर ने रिस्टोरेशन का काम स्टार्ट किया और उसको एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन का काम वहाँ पे जब शुरू हुआ, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि जी इसको तोड़ दो, उसको खत्म कर दो। उनका काम था कि वो प्रिजर्व करें। और जैसी वो गलियां हैं ना, वो पतली पतली गलियां, जैसे आपको लाहौर में भी नजर आएंगी जब आप, स्पेशली जो गली गुरजन सिंह है, बड़ी प्यारी है, वो खूबसूरत है, उसका अपना एक लुक एंड फील है। अंदरूनी लाहौर ऐसा ही है। तो आप ऐसे ही रखें, पर आप उसको थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज करके ना थोड़ी चीज़ों को आप मतलब मोल्ड इस तरह से करें कि वो लोग वहाँ पे जाना पसंद करें। ये मैटर करता है। ये नहीं मैटर करता कि आप कराची को इस्लामाबाद बनाते हैं। आई थिंक कराची को इस्लामाबाद बनाना भी नहीं चाहिए। कराची का अपना एक लुक एंड फील है, उसको करना और उसको जो है ना क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन एंड देन प्रमोशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आप खुद देखें कि सरीना होटल्स जो आपको मिलती हैं खपलू और शिगर में, वो हेरिटेज होटल्स है। वहाँ पे जो शिगर के और खपलू के जो राजा थे बल्ती,
वो उनकी हुकूमतें थी, वो उन पैलेसेस में रहते थे, बट देन जब उनकी हुकूमतें ख़त्म हुई और जब वो प्रिंसली स्टेट्स पाकिस्तान के साथ मर्ज हो गए, तो आपने एक मुआहदा किया कि भाई इसको हम हेरिटेज होटल्स बनाएंगे एंड देन उसका जो भी रेवेन्यू आएगा वो इक्वली शेयर्ड होगा बिटवीन द कम्युनिटी एंड द होटल प्रॉपर्टी। इस तरह से चीज़ें होती हैं कि आप उसको वैसे ही रखें, लेकिन आप उसको ऐसा बनाएं कि वो लोकल कल्चरल, मतलब लोग भी उसको ओन करें, उनकी आइडेंटिटी में वो कंट्रीब्यूट करें, लोग प्राउड फील करें कि हाँ ये हमारा विरसा था, एंड लोग उस प्रॉपर्टी के साथ, उस कल्चर के साथ इंगेज करें। वो इंगेजमेंट अभी हमें नजर नहीं आती। आप बल्तिक फोर्ट, अल्तिक फोर्ट्स को देख लें, मतलब वो उनके मतलब रूलर्स थे, अगर आप लोकल कम्युनिटी से बात करें तो। बट आप देखिए उन्होंने ओनरशिप ली है ना उन जगहों की, तो यू हैव टू बिल्ड दैट लिंकेज। वो लिंकेज हमारे यहाँ जो है असल में मिसिंग है बहुत ज्यादा। जी। अच्छा, एक सवाल, तो लास्ट की मेरे सवाल है, बिकॉज काफी अच्छी कन्वर्सेशन हो गई है, आपने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली चीजों को एड्रेस किया है, तो सवाल मेरे से बचे नहीं है, लेकिन दो सवाल जो मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन, क्योंकि मैं लास्ट 2-3 ईयर से ट्रेवलिंग कर रहा हूँ विद इन पाकिस्तान, एवरी ईयर मेरी ऑलमोस्ट ट्रेवलिंग हो रही है, तो मैं एक चीज देख रहा हूँ कि स्पेशली जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, एयर, स्पेशली एयर ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम पिंडी से नॉर्दर्न की तरफ चले जाएं, गुलजार गिलगित वगैरह की तरफ, वहां पर, या वही वही से मेन मैं बात कर रहा हूँ कि पिंडी से लेके अगर आप नॉर्दर्न तक जाते हैं, स्कर्दू से लेके अगर आप नॉर्दर्न जाते हैं, तो एक जो इशू है जो थ्रू आउट रहा है, उस पर शायद इस पे काम नहीं किया गया है, या इस पे जो है फोकस नहीं हुआ है गवर्नमेंट का, वो ये है कि लैंडस्लाइडिंग हो गए, एक्सीडेंट्स हो गए, और मैं समझता हूँ कि जो है वो वेदर खराब की वजह से फ्लाइट्स नहीं चल रही होती है। ये जो चीज़ है, ये इस बारे में आपके क्या ख्याल है? बिकॉज जो एक्सीडेंट्स हैं, अनफॉर्चुनेटली रास्ते जो इतने कच्चे हैं, जो मुझे खुद जाते हुए डर लगता है, रास्ते इतने कच्चे हैं कि अगर अल्लाह को याद करके बंदा निकले वहां से बेहतर है, क्योंकि बहुत ऐसी ऐसी जगह होती है, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ चिल्लास से आगे की, मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप जाते हो तो बहुत खराब एरिया है, सही नहीं है, पक्के रोड्स नहीं है वहाँ पर। फिर मैं बात करता हूँ एयर ट्रांसपोर्टेशन की, एयर ट्रांसपोर्टेशन तो उस लेवल की नहीं चलती है, आपको बहुत कम ही आपको फ्लाइट्स मिलती हैं फ्रॉम पिंडी टू नॉर्दर्न एरियाज, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। और थर्ड ये कि लैंड स्लाइडिंग तो मैं एवरी ईयर जाता हूँ, लैंड स्लाइडिंग मुझे मिलती है, मैं कोई भी मंथ में चला जाऊँ, वो कहते हैं कि अक्टूबर में होती है, अक्टूबर में नहीं जाता, मई में जाता हूँ, मई में भी लैंड स्लाइडिंग मिलती है। तो ये ऐसी चीजें जो कि रेगुलर हो रही है, रेगुलर ये चीजें इशूज है, लेकिन इस पर एड्रेस नहीं किया गया, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है टूरिज्म ना आने का, स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज, बिकॉज नॉर्दर्न एरियाज में देखता हूँ तो वो आइडियल प्लेसेस है टू विजिट। और पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरियाज ऐसा है कि जो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी जगहों को टक्कर दे सकता है, स्पेसिफिकली नॉर्दर्न एरियाज। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि आप विजिट करते रहते हो, आपके साथ जाहिर ये सिचुएशन आती रहती है, क्योंकि मेरे से ज्यादा ट्रेवलिंग आपकी है, तो इस पे क्या, मतलब एज ए गवर्नमेंट लेवल क्या चीज होनी चाहिए जो कि इन चीजों को कंसीडर किया जाए? बिकॉज ये चीजें रेगुलर हो रही है, कॉमनली हो रही है, ये ऐसा नहीं है कि मसला प्रूव होती है कि ठीक है मसला नहीं, ये रेगुलर हो रही है। तो और सिपेक का भी काम हुआ है वहाँ उस एरिया में, बट उस लेवल का नहीं हुआ है शायद, या उसमें भी क्योंकि शायद काम भी रुक गया था बीच में, ये भी बहुत बड़ा रीजन है। तो इस बारे में आपको क्या ख्याल है कि डू यू थिंक ये भी टूरिज्म ब्लॉक करने का, ये टूरिज्म ना होने का ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि रास्ते क्लियर नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन उस लेवल की नहीं, हम तो फिर भी चला लेते हैं, लेकिन फॉरेनर्स आते हैं, ये स्पेशली लोकल्स भी फैमिली के साथ लोकल्स को निकलने में प्रॉब्लम हो, तो उस बारे में आपके क्या? मैं असल में ना मैं ज्योग्राफी एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो जस्ट मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमारा फील्ड विजिट था, मैं एक एक्सचेंज प्रोग्राम में गई थी इल्मिनाओ बैक इन 2019। तो हम इरफट गए थे, एक दिन का हमारा सब स्टूडेंट्स का विजिट था, इरफट से जब वापस हम इल्मिनाओ की तरफ आ रहे थे, तो हमारी ट्रेन जो है वो रुक गई थी, ठीक है, और हमारी ट्रेन मूव नहीं गई थी, कुछ टेक्निकल एरर आया हुआ था। ये मैं आपको जर्मनी का किस्सा बता रही हूँ, ठीक है, आपका काफी डेवलप्ड मुल्क है, यूरोप में सबसे ज्यादा जो ना आपका रिच कंट्री है इकोनॉमी वाइज।
लेकिन मुझे अभी भी याद है, हमारे पास तो खैर लोकल जर्मन सिम्स नहीं थी, लेकिन जिनके पास लोकल फ़ोन्स थे, लोकल सिम्स थी ना, उनको मैसेज आ गया था कि टेक्निकल फॉल्ट आया है और हम इस पे रिपेयर का काम कर रहे हैं और इतने-इतने मिनट में ये काम हो जाएगा और आप लोग वहीं पर रहें, ठीक है? तो जो टेक्निकल एरर्स है ना, वो हर जगह आते हैं। आप जापान को देख लें, जापान में कितने कितने नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं। प्रॉब्लम ये है ना, हमारे यहाँ कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन के बहुत बड़े-बड़े लेवल्स ये हैं। होगा इशू। ये बहुत बड़ा इश्यू है। देखिए डेवलप वर्ल्ड में भी बहुत मसले हैं। अभी आप कनाडा का देख लें, आपके वाइल्ड फायर्स में इतना इतना आपका वाइल्ड फायर लगा है कि आप वो कह रहे हैं कि जी क्यूबा जितना जो मुल्क का साइज़ है ना, वो आप समझ लें कि आपका फॉरेस्ट जल चुका है। और इतना खराब हालत थी वहाँ की कि न्यूयॉर्क का भी आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स कम गया है। लेकिन उनमें और हम में फ़र्क क्या है कि वो उस पे काम करेंगे। वो लोगों को प्रिपेयर करेंगे फॉर दिस। जापान में तो हर साल नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं। लेकिन आप देख लें, जापान की इकोनॉमी हमसे तो बहुत ही बेहतर है और जापानीज पॉपुलेशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पाकिस्तानी पॉपुलेशन। दे टेक ओनरशिप ऑफ दिस एंड दे प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर दिस। हमारे यहाँ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्सिवनेस, मिटिगेशन कितनी है आप खुद अंदाजा लगा लें। अभी भी आपका जो लास्ट ईयर जो आपके फ्लड्स आए, तो आपके पास कोई मिटिगेशन प्लान ही नहीं था। देखिए क्लाइमेट चेंज तो पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करेगा, ये तो अब एक हमारी न्यू रियलिटी है, हम उसको नहीं कर सकते। हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। आई थिंक अब आप जो डिनाई करेंगे ना, वो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ हम होंगे अगर हम अब जाके भी डिनाई करेंगे इतना कुछ सहने के बाद। उस दिन भी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी लिंक्डइन पे, मैं तो हैरान रह गई और मेरा तो दिन बहुत बुरा गया ये सुन के कि आई थिंक 2030 तक या 2045 तक जो है ना, आपके कितने सारे जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगे गिलगित बल्तिस्तान के। तो क्या वो स्वीडन में या नॉर्वे में मेल्ट नहीं हो रहे? हो रहे हैं। आइसलैंड में मेल्ट नहीं हो रहे हैं, पर वो उनकी गवर्नमेंट्स उसके लिए काम कर रही हैं। हमारी गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। और अगर नहीं कर रही, तो जो वहाँ पे जो डेवलपमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको किस तरह से फैसिलिटेट कर रही हैं? ठीक है? और आप ऐसे रोड्स बनाई क्यों रहे हैं जो टूट जाते हैं भाई? मुझे तो ये बात मुझे समझ में ही नहीं आती है। आपका डेवलपमेंट फंड कहाँ जा रहा है? उसकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है? राइट? अगर आप एक डेवलप कंट्री में रहते हैं, आपको पता होता है कि मैं जो टैक्स दे रहा हूँ, मेरा इतना टैक्स का पैसा इस चीज़ पर लग रहा है, तो यू नो फॉर द फैक्ट कि यार अकाउंटेबिलिटी है। हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हमारे यहाँ हमें नहीं पता हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। ठीक है? हमारे यहाँ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स होते तो हैं, पर वो रिपोर्ट्स को ऐसे मैनिपुलेट किया जाता है या वो ऐसे किया जाता है कि वो बस वहाँ पे होटलें भी बन जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। आप खुद देखें नारायण कागान का क्या हाल था लास्ट ईयर, कि जब दरिया का भाव आया, वो पूरी होटल को उड़ा के ले गया। क्लाइमेट चेंज ये नहीं देखेगा आप अमीर हैं, गरीब हैं, आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप नॉर्वे में रहते हैं। क्लाइमेट चेंज है, वो सबको मुतासर करेगा। आप कितने प्रिपेयर्ड है ना, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपकी लोकल कम्युनिटीज को पता ही नहीं है कि मैंने किस तरह से मिटिगेट करना है, मैंने किस तरह से जो है ना, कम्युनिटीज भी माइग्रेट नहीं करना चाहती हैं। ज़ाहिर है वो सदियों से उस जगह पे रह रही हैं। अगर आप जाके उनको कहते हैं कि जी आप जिस इलाके में रह रहे हैं, ये एक रेड जोन है, ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है टू क्लाइमेट चेंज, आप उनको अल्टरनेटिव देते हैं क्या प्रॉपरली? आप उनको खेमों में रुकवाते हैं, वो पूरा साल खेमों में नहीं रुक सकते। क्या आपको पता है वहाँ पे मेंटल हेल्थ के कितने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, सुइसाइडल रेट्स कितने हैं? आप ऑल्टरनेटिव नहीं दे रहे, आप उनको एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं दे रहे, आप उनको कह रहे हैं बस आपने यहाँ से निकलना है। भाई वो यहाँ से निकल के कहाँ जाएंगे? वो कम्युनिटी में रहते हैं, उनका अपने एक जरिया माश है, वो चराहा करते हैं, उनके हर्ड्स हैं, वो शेफर्ड्स हैं, वो कहाँ जाएंगे? ठीक है, आपने उनको कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दिया, एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं दिया, वो इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं। तो आपने क्या कभी ये देखा कि उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा है? स्पेशली अगर आप ब्रोडल वैली की बात करें, जो चित्राल में इट इज़ सो रिमोट और इतनी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में रहती है। ठीक है, देखें इट्स वेरी नॉर्मल इन यूरोप। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि अगर बहुत सर्दी होती है, तो वो कोशिश करते हैं वो पोर्चुगल और स्पेन में जाके अपनी विंटर्स गुजार दें। हमारे यहाँ तो ऐसे भी तो कोई स्ट्रक्चर्स नहीं है जिसमें गवर्नमेंट इसको इनिशिएट करे कि अगर आप बहुत सर्द इलाकों में रहते हैं, तो आप टेम्परेरीली इन गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम्स में आके विंटर गुजार सकते हैं। कभी आपने इसके बारे में सुना है? क्योंकि हमारे यहाँ पे ये तस्वुर ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी, हमारा फंड कहाँ यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है,
अकाउंटेबिलिटी, जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, कम्युनिकेशन विद लोकल कम्युनिटीज़, ट्रस्ट ही नहीं है आपको, आपके लोकल कम्युनिटी को पता है हमारे यहाँ जो पुल बनना है वो 2 साल के अंदर टूट जाना है। ये लेवल ऑफ ट्रस्ट है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन। जब तक ये बहाल नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा, सीधी सी बात है। और इसमें प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, डेवलपमेंट सेक्टर, लोकल कम्युनिटी सबको अपना रोल अदा करना पड़ेगा। ये एक वन मैन शो नहीं है, ये मल्टीपल स्टेक होल्डर्स जब इसमें जुड़ेंगे तो ही जाके कुछ काम होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अगेन मैं ज्योग्राफी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि नहीं, आपने अच्छे तरीके से आंसर किया और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे कि क्योंकि असल में बात एट द एंड यही है ना कि रिसोर्सेज भी हमारे पास ऐसे होने चाहिए कि जो अगर हम टूरिज्म प्रमोशन की बात करते हैं, हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, हम यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने की बात करते हैं 2030 में, तो ये अगर हम सब ये चीज़ों की बात करते हैं और अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, रिसोर्सेज नहीं है, अनफॉर्चुनेटली कैसे अचीव करेंगे? नहीं कर सकते। लेकिन आई होप कि काफ़ी बेहतरी होगी। मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं तो अपने आसपास के लोगों को बोलता हूँ कि नहीं, हम लोगों को टाइम देना चाहिए, चीज़ें बेहतर होंगी। और आई होप कि आप यही एक्सपेक्ट कर लोगे कि पॉजिटिव साइंस आएंगी और इंशाल्लाह ताला 2-3 साल में हम पॉजिटिव इमेज देखेंगे पाकिस्तान में और चीज़ें बहुत अच्छी फेवरेबल होंगी। बिज़ेरा, थैंक यू फॉर योर टाइम और आपसे बहुत अच्छा लगा बात करते हुए बहुत चीज़ें सीखने को मिली, स्पेशली जो आपने जगाया और ये सब चीज़ें बताई हैं, ये तो मैं भी तसालों से रह रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता थी। तो खैर नाइस टॉकिंग टू यू और बहुत अच्छा लगा और फ्यूचर में आपसे डिस्कशन करने का आई होप के मौका मिलेगा न्यू टॉपिक्स के साथ, न्यू डेवलपमेंट्स के साथ। थैंक यू। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक्स।